प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन किया था। क्या होता है मृदा परिच्छेदिका? तो हमने बताया था कि भूमि की जो खड़ी काट है जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। और इस मृदा परिच्छेदिका में हमने आपको इसके कई हिस्से बताए थे जिनको हॉरिजन कहा जाता है, और इसमें हमने हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी और हॉरिजन डी की बात की थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एक प्रश्न आता है, वर्षा का जल किस हॉरिजन में एकत्रित होता है? तो वर्षा का जो जल है वो हॉरिजन बी में एकत्रित होता है। फिर इसके बाद बात हम लोगों ने की थी मृदा के संगठन की। तो मृदा में हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के तत्वों का समावेश होता है, 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। जिसमें हमने आपको बताया था कि जो खनिज पदार्थ हैं वो 40% हैं, कार्बनिक पदार्थ 10% हैं, मृदा जल 25% है और मृदा वायु भी 25% है। इसके बाद बात हुई थी खनिज पदार्थ और इन्हीं को कहा जाता है कार्बनिक पदार्थों की। तो हमने इसमें आपको बताया था कि पदार्थ जो हैं वो 2 तरह के उपस्थित होते हैं, एक दीर्घमात्रिक तत्व और एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में। और दीर्घमात्रिक तत्व में हमने आपको एक तो बताया था CHO जिसको कहा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा बताया था NPS, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद तीसरा तत्व जो था वो था मैग्नीशियम। ये आपके सारे के सारे दीर्घमात्रिक तत्व थे जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित आवश्यक होते हैं। फिर हमारी बात हुई थी सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की। तो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में हमने आपको पोटेशियम, मैग्नीज Mn जिसका सिंबल होता है, आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक और बोरॉन के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है। फिर हमने बताया था कि मृदा में जो पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको ह्यूमस के नाम से जाना जाता है, और जिस मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति होती है उसकी उर्वरा शक्ति जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर बात हुई थी मृदा जल की कि मृदा में जल जो है कितने रूपों में स्थित होता है। तो बात हुई थी कि 4 रूपों में होता है, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, ठीक है, और अगली बात हुई थी आपकी आर्द्रता जल, आर्द्रता ग्राही जल, और चौथे की बात हुई थी संयुक्त जल। इसमें हमने आपको बताया था कि मृदा के लिए न तो गुरुत्वीय जल आवश्यक है, न आर्द्रताग्राही जल आवश्यक है, न संयुक्त जल आवश्यक है। केवल केशिका जल को ही पौधे ले पाते हैं। आज बात करते हैं हम लोग जल स्तर की कि जल स्तर क्या होता है। ठीक है। जल स्तर की बात करें तो भूमि की या हम कहें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो रिसकर जल नीचे पहुंच जाता है उसी को कहा जाता है जल स्तर। ठीक है। और जल स्तर का जो जल है वो भूमि की ओर जो है केशिकीय बलों के द्वारा चढ़ता है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। पहला तो जो जल स्तर का जल है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा
गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भूमि में रिसकर धीरे धीरे जो रिश्ता है नीचे आ जाता है। जल स्तर कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी बात यहां है कि जल स्तर का जल जो है ठीक है, जल स्तर का जो जल है वो भूमि में ऊपर की ओर केशिकीय बलों ठीक है, ध्यान रखना किस बल के द्वारा, केशिकीय बलों के द्वारा चढ़ता है। ठीक है, ये दो प्रश्न यहां से। अब जल स्तर से जो जल है वो क्या करता है, पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। तो पौधों में एक अवस्था आती है जिसको कहा जाता है स्थायी मुरझाना। क्या होता है स्थायी मुरझाना, देखते हैं। स्थायी मुरझाना, देखो जब वातावरण शुष्क होता है तो पौधों में जो है जल की कमी आ जाती है। भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है या गर्म हवाएं चलती हैं तो वातावरण जो है शुष्क हो जाता है, और जब शुष्क हो जाता है तो उसमें जल की कमी आ जाती है, और जल की कमी के कारण पत्तियां मुरझा जाएंगी। ठीक है, और दूसरा जब पत्तियां मुरझा जाएंगी तो उसको कहते हैं मुरझा जाना। और जब भूमि में जल की कमी के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं तो इसको कहा जाता है स्थायी मुरझाना। ठीक है, और जब स्थायी मुरझाना आ जाता है पौधों में तो हम कह सकते हैं कि इस दशा में जो मृदा में केशिका जल है वो अनुपस्थित हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शुष्क वातावरण में जब वातावरण गर्म हो जाता है जल की कमी आ जाती है, जल की कमी आ जाती है। ठीक है, शुष्क वातावरण में जब जल की कमी आ जाएगी, इस कारण पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक, ये तो केवल मुरझाना हो गया। लेकिन जब भूमि में जल की कमी के कारण, जब भूमि में जल की कमी के कारण, ध्यान रखना, भूमि में जल की कमी के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो उसे स्थायी मुरझाना कहते हैं। प्रश्न आता है स्थायी मुरझाना किसे कहते हैं। ऑप्शन होते हैं वातावरण में जल की कमी, भूमि में जल की कमी, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जब भूमि में जल की कमी आती है तब पत्तियां जो मुरझाती हैं उसको कहा जाता है स्थायी मुरझाना। और स्थायी मुरझाने की अवस्था में मृदा में केशिका जल अनुपस्थित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में
इस स्थिति में केशिका जल अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले का कि अगले पदार्थ की। हमने बताया था कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, इनके बारे में बात करते हैं मृदा वायु की। मृदा की वायु की। तो मृदा में जो वायु उपस्थित होती है, उस उपस्थिति के कारण पौधों में कई क्रियाएं संपन्न होती हैं। कई क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे जल का अवशोषण। मृदा में उपस्थित वायु के कारण निम्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, पहली क्रिया होती है जल का अवशोषण। दूसरी जो क्रिया है वो होती है जड़ों की वृद्धि। ठीक है। तीसरी क्रिया जो है वो होते हैं नए मूल रोमों का निर्माण। मूल रोमों का निर्माण। नए मूल रोम का निर्माण होने लगता है। चौथी क्रिया होती है जड़ों का श्वसन। ठीक है। और पांचवी क्रिया जो है वो होती है आपकी बीजों का अंकुरण। मतलब कहने का, जो मृदा में वायु उपस्थित होती है, उस उपस्थिति के कारण जल का अवशोषण होता है, जड़ों की वृद्धि होती है, नए मूल रोमों का निर्माण होता है, जड़ों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और बीजों का अंकुरण होता है। तो पूछ दिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि मृदा की उपस्थिति के कारण, मृदा में उपस्थित वायु के कारण निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है, या मृदा में वायु की अनुपस्थिति के कारण कौन सी क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। अनुपस्थिति है तो संपन्न कौन कौन सी नहीं हो पाएगी? जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, जड़ों में वृद्धि रुक जाएगी, नए मूल रोमों का निर्माण रुक जाएगा, जड़ों में श्वसन क्रिया रुक जाएगी, बीजों का अंकुरण रुक जाएगा अगर वायु अनुपस्थित होगी। ठीक है। और मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो अनेक क्रियाएं करते रहते हैं, वो वायु के अभाव में मर सकते हैं, और जब मर जाएंगे तो उससे जो है पादप क्रियाएं जो हैं वो संपन्न कम हो पाएंगी। तो वायु जो है वो भी मृदा के लिए बहुत आवश्यक घटक है। बात करते हैं मृदा अभिक्रिया की। कौन कौन सी मृदा अभिक्रिया होती है? अगर मृदा विक्रिया की बात करें तो मृदा जो है 3 तरह की होती है। उदासीन भी होती है, अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। तो कभी कभी इसका पीएच मान पूछ दिया जाता है, तो इसका जो पीएच मान है वो 3 से 9 तक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मृदा उदासीन, अम्लीय तथा
क्षारीय होती है या हो सकती है। जब तीनों घटनाएं, तीनों तरह की उपस्थिति है, उदासीन भी है, अम्लीय भी है, क्षारीय भी है, तो इसका पीएच मान जो है, इसका पीएच मान 3 से 9 तक होता है। ठीक है, 3 से 9 तक होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि पौधों की जो वृद्धि है वो सबसे अच्छी कितने पीएच मान की वैल्यू के बीच में होती है, ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए 6 से 7.5, ठीक है, के मध्य का पीएच मान अच्छा होता है। इसमें जो है पौधे बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा के भौतिक गुणों की। अगर मृदा के भौतिक गुणों की बात करें अगर मृदा के भौतिक गुणों की बात करें तो इनमें सबसे पहली बात आती है मृदा की बनावट की। अगर हम मृदा के बनावट की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं हैं वो अलग अलग आकार और अलग अलग व्यास के कणों से निर्मित होती हैं। मतलब जितने प्रकार की मृदा है उतने ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे बजरी किस मृदा को कहेंगे? अगर ऐसी मृदा के कण जो है 5.000 mm से अधिक हों तो ऐसी मृदा को हम कहेंगे कि ये बजरी मृदा है। ठीक, फिर बात आती है महीन बजरी। तो जो महीन बजरी है इसके जो कण हैं उनका आकार होता है 2.00 mm से 5.000 mm के मध्य, इतने के बीच में होंगे। तो ऐसे कणों का जो है या व्यास तक के कण कहें तो ऐसे मृदा को कहा जाएगा महीन बजरी। इसके बाद आती है मोटी बालू। मोटी बालू, अगर हम मोटी बालू की बात करें तो मोटी बालू के जो कण हैं वो होते हैं 0.200 mm से कितने 2.000 mm के कण होते हैं। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो आती है महीन बालू या रेत। महीन बालू, तो महीन बालू का कण देखें तो 0.020 mm से इतने से 0.200 mm के मध्य के कण होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं गाद, कीचड़ टाइप का गाद। गाद की अगर बात करें तो 0.002 से, ठीक है, 0.20 mm के कण होते हैं। अगली बात करें चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी,
तो जो चिकनी मिट्टी के कण हैं उनका आकार होता है 0.002 mm के व्यास के कण से कम। ठीक है, इतने व्यास के कण से कम तक के जो कण हैं वो चिकनी मिट्टी में आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि 5.00 m से अधिक जिन कणों का व्यास होता है उनको क्या कहते हैं, बजरी, या बजरी के कण का आकार क्या होता है, महीन बजरी के कण का आकार क्या होता है, मोटी बालू के कण का आकार क्या होता है, महीन बालू के कण का आकार क्या होता है, या 0.002 mm के व्यास के कण से कम जिन कणों का व्यास होता है वो किस मिट्टी के कण होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगली बात करते हैं मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं बलुई मिट्टी की। बलुई मिट्टी क्या है? बलुई मिट्टी, इसमें जो है लगभग 55% तो बालू के कण होते हैं और 15% चिकनी मिट्टी के कण होते हैं या गाद पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है और पानी रोकने की भी क्षमता बहुत कम होती है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें बालू या इसमें लगभग कितना 85% बालू तथा 15%, 85 15 100 हो गए। ठीक है, 15% चिकनी मिट्टी या गाद पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो है पोषक पदार्थों की कमी होती है। कम होते हैं तथा जल धारण की जो क्षमता है इसमें वो भी कम होती है या जल रोकने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं गाद मृदा की। तो इसमें जो है लगभग 90% तो गाद है। गाद मृदा, तो इसमें क्या है 90% तो लगभग गाद है और 10% बालू है। ठीक है, लेकिन ये जो है बलुई मिट्टी से कुछ अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो है बलुई मिट्टी की अपेक्षा पानी रोकने की जो क्षमता है वो कुछ मात्रा में अधिक होती है या अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 90%, ठीक है, गाद तथा 10% बालू पाई जाती है। ठीक है, 10% बालू पाई जाती है। दूसरी चीज, ये जो है बलुई मिट्टी की अपेक्षा अच्छी होती है तथा जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
ठीक है। इसके बाद आती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी क्या है? चिकनी मिट्टी तो इसमें लगभग 50% चिकनी मिट्टी है और 50% गाद है या बालू के कण पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें लगभग 50% चिकनी मिट्टी तथा 50% गाद या बालू तथा रखो तथा बालू के कण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। बालू के कण भी उपस्थित होते हैं। अच्छा, अब इस मृदा से प्रश्न आता है कि किस मृदा में जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जल रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है सब तरह की मिट्टियों से, ठीक है। और जब इसमें क्षमता है तो ये पानी के कारण, जैसे इनमें पानी जब भर जाता है तो ये जलमग्न हो जाती है, और जब ये जलमग्न हो जाती है ये मिट्टी, तो इसमें जो पौधों की वृद्धि है वो वृद्धि रुक जाती है। हालांकि ये जो है मृदा जो है जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक वाली है। तो एक प्रश्न आता है कि किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता या जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल रोकने की सर्वाधिक किसमें मात्रा क्षमता होती है? चिकनी मिट्टी में। तो लिख सकते हैं इस मृदा में जल धारण या रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है। जिस कारण यह जलमग्न हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। अगली मिट्टी आती है आपकी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ठीक है। दोमट मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी तो दोमट मिट्टी में लगभग 30 से 50% तक तो बालू है। 30 से 50% तक बालू है। 30 से 50% तक बालू है। ठीक है। और 30 से ही 50% तक गाद है। इसके अलावा 30% से कम चिकनी मिट्टी है। ठीक है। ध्यान रखें इसका कंपोजिशन 30 से 40% तक बालू है, 30 से 50% तक गाद है और 30% से कम जो है चिकनी मिट्टी है। ठीक है। और पौधों की वृद्धि के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जो है सभी मृदाओं के लक्षण उपस्थित हैं। देखो, बालू भी है, गाद भी है, चिकनी मिट्टी भी है, तीनों और भी अन्य तरह की मृदाओं के जो है इसमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए पौधों की
वृद्धि के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की मृदाओं के लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के मृदाओं के लक्षण उपस्थित होते हैं। दो प्रश्न आए हमारे सामने। जल धारण क्षमता करने की सबसे अच्छी क्षमता किसमें है? चिकनी मिट्टी में। दूसरा, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। अगली आती है आपके चूना अथवा कैलकेरियस मिट्टी। चूना अथवा कैलकेरियस मिट्टी क्या है? तो इसका जो निर्माण है वो चूना पत्थरों के अपक्षय के कारण होता है। इसका निर्माण चूना पत्थर के अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, पूछ दिया जाता है चूना पत्थर के अपक्षय के कारण किस मृदा का निर्माण होता है, तो वो चूना नाम नहीं देते हैं, अधिकतर कैलकेरियस मिट्टी देते हैं। या कैलकेरियस मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो चूना पत्थर के अपक्षय से होता है। अब जब चूना पत्थर के अपक्षय से है तो इसमें लगभग 90 से 100% तक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें 90 से 100% तक कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। सर्वाधिक कैल्शियम। ठीक है, और इस मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन पौधों को कोल्स कहा जाता है। इस मृदा में उगने वाले पौधों को कोल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर यहाँ पे बन गया। पूछा जाता है कैलकेरियस मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कोल्स। या कोल्स नामक पौधे या कोल्स पौधे किस मृदा में उपस्थित होते हैं या उगते हैं? तो कैलकेरियस मृदा में। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है ह्यूमस मिट्टी। ह्यूमस मिट्टी कैसी है? इसमें जो है न्यूमेटोफोरस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें न्यूमेटोफोरस कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, न्यूमेटोफोरस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है उपस्थित होती है, जिसके कारण जो है पौधों की वृद्धि भी अधिक होती है
और जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस मिट्टी में पौधों की वृद्धि तथा जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक, अब हम लोगों ने जब कारकों की बात की थी कि पारिस्थितिकी के कारक कितने हैं, तो हमने आपको 4 कारक बताए थे। जलवायवीय कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक और जैविक कारक, जिसमें हम लोग जलवायवीय कारक, स्थलाकृति कारक और मृदीय कारकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जैविक कारक की। जैविक कारक की बात करें तो जैविकीय कारकों के अंतर्गत जो है जीवित पेड़ पौधे और जंतुओं की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उनके संगठन, वृद्धि, प्रजनन, शरीर की बनावट, ठीक है, वहाँ के वातावरण पर सीधे अथवा परोक्ष रूप में प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैविक कारक में जैविकों के संबंधित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका उनके संगठन, प्रजनन, बनावट, शरीर की वातावरण, इन सब पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इन संबंधों के आधार पर जैविकीय कारकों को कई भागों में विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे पहला है किसी स्थान पर, ध्यान देना, निश्चित स्थान पर उगने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध, इन संबंधों की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि भोजन के कारण पौधे जो हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि भोजन, कभी कभी प्रश्न पूछ देते कि पौधे जो हैं उनका सबसे अहम आपसी संबंध कौन सा है, तो भोजन। ठीक है, तो भोजन के कारण पौधे आपस में संबंधित होते हैं। भोजन के कारण। ठीक है, अब जब भोजन के कारण स्थापित हैं तो इनमें निम्न प्रकार के संबंध भी पाए जाएंगे। तो इनमें कौन कौन से संबंध हैं, तो सबसे पहला संबंध देखते हैं प्रतियोगिता। पहला संबंध कौन सा है? प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो देखो, किसी भी प्राकृतिक वातावरण में जो पौधे उगते हैं उन पौधों में पोषक पदार्थों के लिए प्रतियोगिता रहती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता किसके कारण पौधों में उत्पन्न होती है, तो पोषक पदार्थों के कारण या पोषक पदार्थों के लिए उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक में ठीक है, उगने वाले पौधों में पोषण, ठीक है, पोषक पदार्थों के लिए प्रतियोगिता होती है। पोषक पदार्थों के लिए प्रतियोगिता होती है या रहती है। तो जिन पौधों में पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है वे अन्य पौधों की अपेक्षा जो है
प्रतियोगिता में सफल रहते हैं तथा वातावरण में सुचारू रूप से अपने का जीवन यापन करते रहते हैं। भाई जितनी अच्छी उनमें पोषक क्षमता होगी उतने ही अच्छे होंगे, जिनमें कम पोषक क्षमता होगी वो कम अच्छे होंगे। तो कहा जा सकता है कि जिनमें पोषक पदार्थों की ग्रहण करने की जो विशेष क्षमता है वो अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक होती है, वही सफल रहते हैं। दूसरा संबंध आता है परजीविता। दूसरा संबंध आता है परजीविता। क्या है परजीविता? तो ऐसी जीवन शैली में, ये जीवन शैली कहलाएगी, तो ऐसी जीवन शैली में एक जीव हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। कह सकते हैं एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। ठीक है, एक जीव जो है दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। अब जब एक जीव दूसरे जीव को पर आश्रित रहेगा तो इसमें एक विशेष चीज होती है कि इसमें एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगी, तभी हम कहेंगे कि ये परजीविता है। भाई आश्रित तो होते ही हैं जीव एक दूसरे पर, तो एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, लेकिन विशेषता क्या है? इसमें एक जीव को लाभ होगा, एक जीव को लाभ होगा तथा दूसरे जीव को हानि होगी। ठीक है, और ये जीव जिस दूसरे जीव पर या पौधे पर आश्रित रहते हैं उसे पोषित यानी कि होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल के नाम से जाना जाता है। तो हम पौधों की बात करेंगे कि परजीवी पौधे जिस दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषित पौधे। यानी होस्ट प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जैसे याद रखेंगे उदाहरण कवक, जीवाणु, विषाणु, अमरबेल जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है, अमरबेल, लॉरेंथस, ठीक है, आपके ओरोवैंकी, रिफ्लेक्सिया, आदि। ठीक है, अब परजीवी पौधों के भी कई प्रकार होते हैं। कैसे एक दूसरे पर दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे और एक लाभ लेगा दूसरे को हानि होगी, तो हम कहते हैं परजीविता के प्रकार। देखते हैं कैसे हैं। नंबर 1 पूर्ण मूल परजीवी। ध्यान देना यहां प्रश्नों पर। पूर्ण मूल परजीवी यानी पूर्णतया, मूल माने जड़, जड़ पर निर्भर रहने वाला जो परजीवी है वो है ओरोवैंकी। उदाहरण याद रखेंगे इसका, ओरोवैंकी। प्रश्न आता है निम्न में पूर्ण मूल परजीवी कौन है, तो ओरोवैंकी। दूसरा होता है
आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी मतलब थोड़े रूप में। तो थोड़े रूप में जो निर्भर होता है, आंशिक माने थोड़ा, चंदन। प्रश्न आता है आंशिक मूल परजीवी निम्न में कौन सा है, तो चंदन। तीसरा प्रश्न, पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ माने तना, उस पे निर्भर वाला है अमरवेल, जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है, अमरवेल। प्रश्न आता है निम्न में कौन सा पूर्ण स्तंभ परजीवी है, तो अमरवेल या कस्क्यूटा। और तीसरा है अगला, आंशिक स्तंभ परजीवी, यानी कि कुछ रूप में। तो इसमें आपके उदाहरण आते हैं लोरेंथस और विस्कम, लोरेंथस और आपका दूसरा आता है विस्कम। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखेंगे। पूर्ण मूल परजीवी कौन है, तो औरोवेंकी। निम्न में आंशिक मूल परजीवी कौन है, तो चंदन। पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरवेल या कस्क्यूटा, आंशिक स्तंभ परजीवी लोरेंथस और विस्कम होता है। अगला संबंध आता है सहजीविता। सह माने साथ साथ, जीवित माने जीवन व्यापन करने वाले, सहजीविता साथ साथ जीवन यापन करने वाले। ठीक है, सहजीविता। ठीक है, जब एक दूसरे, अब जब साथ साथ जीवन यापन करेंगे तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कह सकते हैं इसमें, जब दो पौधे एक साथ जीवन यापन करते हैं तथा दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। तथा इनके जीवन को सहजीविता कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण बहुत सरल है, सब जानते हैं, लाइकेन या हिंदी आती है सैक। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है शैवाल प्लस कवक, और ये एक दूसरे को जो है भोजन भजन सब कुछ प्राप्त एक दूसरे को कराते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।